Hello friends, welcome to all of you on this channel Science Guru the Best. Please subscribe my channel Science Guru the Best. लिंक शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स को जो क्लास 10th और 9th में हैं ताकि उनको भी इनसे मेरे वीडियो से बेनिफिट हो सके। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलना। शुरू करते हैं आज का टॉपिक ओम्स लॉ, फैक्टर्स ऑन विच आर रेसिस्टेंस डिपेंड्स एंड रेसिस्टिविटी रो। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको करंट आई के बारे में और वी के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग उससे पहले वाली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे ना तो उनकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख लीजिए। पहले वो वीडियो देखना जरूरी है। ओम्स लॉ को समझने से पहले हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में वी, आई और आर है क्या चीज। इन तीनों को बेसिक इनका समझ में आना जरूरी है। सो इसके लिए आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। शुरू करते हैं ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या है, किसने दिया था, तो नाम से पता है, ओम ने दिया था। कौन था ओम? ये जर्मनी के एक साइंटिस्ट, ओम जर्मन फिजिशिस्ट थे, जॉर्ज सिमोन ओम इनका पूरा नाम था। 1827 में इन्होंने ये ओम्स लॉ दिया था, 1827 में। ठीक है, देखो क्या था कि वी और आई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, करंट थ्रू ए कंडक्टर, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये सबसे पहले जो रिलेशनशिप है ना, ये ओम ने बताई थी और ये रिलेशनशिप ही ओम्स लॉ है। मतलब इनके बीच में रिश्ता क्या है, वी और आई का रिश्ता क्या है, मियां बीवी का रिश्ता है कि सास बहू का रिश्ता है कि जीएफ बीएफ वाला है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई, ये ओम ने बता दिया था। और रिश्ता क्या पता लगाया ओम ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि इनमें रिश्ता क्या है, पक्का दोस्ती वाला रिश्ता है, फ्रेंड्स फॉर एवर। ठीक है, यानी वी और आई प्रपोजनल होते हैं, ये ओम ने बताया। वी डायरेक्टली प्रपोजनल टू आई, यही ओम्स लॉ है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन की बात करेंगे हम। पहले समझ लेते हैं कि उन्होंने ये कहा कैसे। तो उन्होंने क्या किया कि एक सर्किट बनाया, सिंपल सर्किट बनाया। एक कोई कंडक्टर ले लिया, जैसे मान लो ये मेटेलिक वायर है या कोई कंडक्टर है। ठीक है, और एक उन्होंने सेल, यहां पर एक सेल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सर्किट बना दिया, स्विच लगा दिया और एक लगा दिया यहां पर एमीटर, करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, और एक लगा दिया वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। दोनों सिरों के बीच में जो इसके टू एंड्स है ना, ये जो रेसिस्टर है या कंडक्टर है, इसके दोनों सिरों के बीच में वी लगेगा। अब उन्होंने क्या किया, लैब में जब ये एक्टिविटी वो कर रहे थे तो उन्होंने जैसे पहले एक सेल रखा, मान लेते कि ये 2 वोल्ट का है। ठीक है, जब 2 वोल्ट का सेल यहां पर रखा तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आया कितना, 2 वोल्ट। तब उन्होंने एमीटर की रीडिंग मेजर की कि भाई आई की रीडिंग क्या आ रही है। तो जैसे मान लो कि उनके लिए उस टाइम आई की रीडिंग आई 0.5 एम्पियर। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, फिर 2 वोल्ट को बढ़ाया और 2 वोल्ट की जगह यहां पर एक और सेल लगा दिया, एक सेल और बढ़ा दिया, यहां पर 2 वोल्ट का एक सेल और यहां पर लगा दिया। तो अब ये कितना हो गया, अब हो गया 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट 4 वोल्ट। तो अब एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई, 4 वोल्ट। जब एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग 4 वोल्ट आ रही है, तब एमीटर की रीडिंग क्या आई, पहले जब 2 वोल्ट था तब एमीटर की रीडिंग थी 0.5 एम्पियर और अब एमीटर की रीडिंग आई 1 एम्पियर। ठीक है, फिर उन्होंने यहां पर 2 की जगह 3 सेल किए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को और इंक्रीज किया। ठीक है, अब कितना हो गया, 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 6 वोल्ट। तो उन्होंने देखा कि एमीटर की रीडिंग अब जो है वो आ रही है कितनी, 1.5 एम्पियर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, फिर एक और सेल बढ़ाया। इस तरह से उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया और पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके डिक्रीज करके एमीटर की रीडिंग नोट करी कि जब वी की रीडिंग अलग अलग होती है तो एमीटर की रीडिंग किस हिसाब से चेंज होती है। यानी वोल्टमीटर की रीडिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो एमीटर की रीडिंग भी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, और अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो किस रेशियो में हो रही है। अब जैसे मान लो उन्होंने इस बार कर दिया 8 वोल्ट। ठीक है, तो अब रीडिंग आ गई 8 वोल्ट। तब आई की रीडिंग यहां पर आ गई कितनी, 2 एम्पियर। देखो ये डेटा देखकर आपको क्या पता लग रहा है, ये डेटा हमें बता रहा है कि देखो 2 वोल्ट है तो 0.5 एम्पियर, 4 वोल्ट यानी 2 का डबल होते ही 0.5 का डबल हो गया 1 एम्पियर, 4 का डबल होते ही 8 वोल्ट होते ही 1 का डबल हो गया 2 एम्पियर। यानी अगर हम आई वी को डबल कर रहे हैं ना तो आई भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो सीधा सीधा इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, दोस्ती वाला रिलेशनशिप है कि तू बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा और तू घटेगा तो मैं भी घटूंगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये सबसे पहले ओम ने कहा था और यही इनके नाम से ओम्स लॉ है। तो व्हाट इज द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है वी प्रोपोर्शनल टू आई। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं।
कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो डेफिनेशन जब पूछे ना तो सीधा सीधा ये बता देना कि ओम ने क्या कहा था। ओम ने कहा था कि V प्रोपोर्शनल टू I। अब इसको सेंटेंस बना के लिख दो। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसी सर्किट में किसी कंडक्टर के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसमें बहने वाली करंट के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन क्या होगी कि V पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यही ओम्स लॉ है। अब देखो V प्रोपोर्शनल I, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, इसको जब हम हटाएंगे ना तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा। यानी इनकी रीडिंग से क्या आया, इन्होंने देखा कि हर बार की जो रीडिंग है ना उसमें V बाई I ये जो रेशियो है ना ये हमेशा एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, आप देख लो कभी भी। देखो यहां पर V बाई I क्या होगा, अगर हम यहां V बाई I निकालें ना तो V बाई I क्या होगा 2/0.5। 2/0.5 कितना है 4। यहां पर देखो V बाई I क्या आएगा 4/1 यानी कि 4। यहां पर V बाई I का रेशियो क्या आएगा देखो 6/1.5 यानी कि 4। यहां पर भी क्या आएगा 8/2 यानी कि 4। सब जगह 4 है ना, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो V अपॉन I इज ए कांस्टेंट। ठीक, और ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट R है, रेसिस्टेंस है। तो ये जो ओम का लॉ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसमें जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको अगर हम रिमूव करें, इक्वल का साइन लेके आए तो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट है R। तो फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल टू RI, या तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू IR। ये फॉर्मूला है। तो ये ओम्स लॉ है, V इक्वल टू IR। R यहां पर क्या है, R यहां पर है रेसिस्टेंस, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले। ठीक है, I यहां पर क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। और V यहां पर क्या है, V यहां पर है पोटेंशियल डिफरेंस। V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहां से V, I और R तीन हमारे पास वैल्यू आ गई। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगने वाला है जब भी V, I और R के बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, इसी से दो और फॉर्मूले वो भी बन जाएंगे। देखो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है V इक्वल टू IR। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। चलो यहां से हम I का फॉर्मूला बनाते हैं। I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, I का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन R। फॉर्मूला नंबर 2। R का फॉर्मूला बनाते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3। ये तीनों फॉर्मूले से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक याद रख लो V इक्वल टू IR, ये दोनों बन जाएंगे इससे। अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ जो बुक में दिया हुआ है ना, ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं लैब में, तो V और I के बीच की अगर हम रीडिंग निकाले और उसको एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, और एक्स एक्सिस पर अगर मान लो हमने A ले लिया करंट, ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम A की वैल्यू ले लेते, करंट की वैल्यू ले लेते, और वाई एक्सिस पे हम किसकी वैल्यू ले ले, वाई एक्सिस पे हम V की वैल्यू ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं 0.25, तो यहाँ पर V की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पर हमने ले लिया 0.5, V की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पर हमने ले लिया 0.75, V की वैल्यू आ गई 3, या इस तरह से कुछ भी रीडिंग आएगी। यानी जो ग्राफ होगा ना V और I का, जो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये शो कर रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये स्ट्रेट ग्राफ आएगा, हमें स्ट्रेट होगा। देखो एक चीज है यहाँ पर आई है रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या है, तो रेसिस्टर वह है विच हैव रेसिस्टेंस, जिसके पास रेसिस्टेंस है वो क्या है, रेसिस्टर है। तो कंडक्टर को ही हम रेसिस्टर कहेंगे। यहाँ पर रेसिस्टर कुछ और अलग कुछ नहीं है, रेसिस्टर का मतलब कंडक्टर है। कोई भी मेटेलिक वायर है जिसको हम कह रहे हैं ना कंडक्टर, वो कंडक्टर ही रेसिस्टर है, क्योंकि उस कंडक्टर का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा। तो रेसिस्टेंस है तो वो रेसिस्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑन विच R डिपेंड्स, फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। तो देखो रेसिस्टेंस जो है ना वो किस चीज पर डिपेंड करता है, यहाँ पर 4 फैक्टर्स है जिस पे रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। ओम्स लॉ में क्या था, ओम्स लॉ ने क्या कहा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, ना ये एक उसमें लिखा हुआ है आगे, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो ना, ये एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I आए, ये कंडीशन है। V प्रोपोर्शनल I कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स जिस पर हम ये डिपेंड करता है। वो सबसे पहला फैक्टर तो है टेम्परेचर ही। आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के साथ में ये इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जनरली टेम्परेचर मेटल्स का जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर फिर एक मेटल अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, यानी उसका रेसिस्टेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वो सुपर कंडक्टिविटी, वो सारी अलग चीजें बातें हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर रेसिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया आपको, नेचर ऑफ मटेरियल। देखो सबका रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल का अपना कंडक्टर है उसके नेचर पे, जैसे कॉपर का है तो कॉपर का रेसिस्टेंस अलग होगा, एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस अलग है, सिल्वर का बहुत कम होता है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो है लेंथ। किसकी लेंथ? लेंथ ऑफ द वायर, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर वायर हम काम में ले रहे हैं ना, उसकी लेंथ पर भी ये डिपेंड करता है। और फोर्थ फैक्टर जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो है ना, ये क्या चीज है? ये है मोटाई, तार की मोटाई। तार पतला है कि मोटा है ना, ये चीज है। अब देखो टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल, यहां पर इन दोनों चीजों को हमें ध्यान से देखना है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन पर कैसे डिपेंड करता है? लेंथ हो गई एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए। तो यहां पर देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे कंडक्टर वायर की तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यानी अगर छोटा लंबा, ये एक लंबा और एक ये शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट वायर है, लॉन्ग और शॉर्ट कंडक्टर है, तो रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? लॉन्गर वन का। इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें करंट कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। तो अगर हम लेंथ अगर कम रखें ना तो उसमें करंट ज्यादा जाएगा। आर और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर और आई का रिलेशनशिप क्या है? सास बहू का, एक दूसरे के विपरीत है। ये बढ़ेगा तो वो घटेगा। तो यहाँ आर जिसका ज्यादा है ना, ध्यान रखना, उसमें आई कम रहेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, एक्सरसाइज में भी ऐसा आ जाता है कई बार। तो लेंथ जिसकी ज्यादा उसका आर भी ज्यादा, तो उसका आई कम। लेंथ जिसकी कम उसका आर कम, तो उसमें आई ज्यादा। तो ये तो हो गया ये। दूसरी चीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे है? तो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा। या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे पास एक ये वायर है या कंडक्टर है, ठीक है, ये वाला, इसकी मोटाई देखो थोड़ी कम है। एक मेरे पास मान लो ये इतना मोटा वायर है जिसकी मोटाई ज्यादा है, लेंथ दोनों की सेम है, ठीक है, लेंथ में दोनों मान लो सेम है, ठीक है। अब बताओ ये जो है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वायर की मोटाई, ये वाली चीज, ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये किसका ज्यादा है? इसका कि इसका? इसका ज्यादा है। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। यानी अगर हम एक कम मोटे कंडक्टर के बजाय ज्यादा मोटे कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं ना, ज्यादा मोटे में एरिया ज्यादा, तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा। तो करंट किस में इजीली फ्लो होगा? इसमें इजीली फ्लो होगा, ठीक है, इसमें इजीली फ्लो होगा करंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये दोनों चीजें। अब देखो इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम एक साथ लिखे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। भाई 1 अपॉन ए है, एल इंटू 1, एल इंटू 1 का मतलब क्या है? एल। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, ठीक। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटके अगर हम इक्वल का साइन लेके आएंगे तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, शाश्वत सत्य है, कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट है रो। और उसको देखो थोड़ा सा ऐसा करके बनाते हैं, पी के जैसा, ये हल्का सा यहां से फ्लैट करना है, ठीक है, रो। तो इसकी जगह आ गया रो, और आगे जो है वो लिखना ही है हमको एल अपॉन ए। अब ये रो क्या बला है? ये नई चीज क्या है? तो इसका नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, उर्फ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी
ये दोनों एक ही चीज है, रेसिस्टिविटी कह दो चाहे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कह दो। तो ये जो रो है ना, इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। अब ये रो क्या है, इसी को समझना है।